गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की हिंदी स्पष्ट भाग 2 का गद्य भाग का पाठ संख्या पहला, जो पाठ का शीर्षक है बड़े भाई साहब, इसके लेखक प्रेमचंद और जिनका पूरा नाम धनपत राय है। आइए इस पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ बड़े भाई साहब को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व हम कुछ बातें, सामान्य बातें जो जानने का प्रयास करते हैं। हमने इससे पहले जो पद्य खंड पढ़ा था, जैसा कि हमने पद्य खंड में कहा था कि जिसमें कविता हो, दोहा हो, छंद हो, इस प्रकार की तुकबंदी वाले जो विषय संबंधित जो पढ़ाए जाते हैं वे सारे के सारे पद्य भाग की श्रेणी में रखे गए। उसी प्रकार उसका जो दूसरा भाग यानी गद्य खंड, जिसके अंतर्गत कहानी है, लेखनी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है इत्यादि, इस प्रकार के जो सामान्य बोलचाल की भाषा में आसानी से समझकर या उसकी आसानी से जो लिखा जाता है उसे हम एक तरह से गद्य कह सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कक्षा 10 का जो पहला पाठ जो गद्य खंड का है, बड़े भाई साहब, जिसके लेखक प्रेमचंद यानी उनका पूरा नाम धनपत राय था। लेखक प्रेमचंद का अपना एक साहित्यिक नाम है। इनका जीवन काल 1880 से लगाकर 1936 तक रहा। आइए इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने हमें किस प्रकार की बातों का बतलाने का प्रयास किया है, वो इस कहानी की मुख्य बातों को जानकर ही हम समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस बड़े भाई साहब कहानी के कहानीकार यानी प्रेमचंद, इनका हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। उसके बाद हम पाठ की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन काल 1880 से लगाकर 1936 तक रहा। कहते हैं कि इनका जन्म 11 जुलाई 1880 को बनारस के करीबी लहमी गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। यानी उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं को जो उर्दू की भाषा में जहाँ लिखा तो वहाँ पर उन्होंने नवाब राय शब्द का प्रयोग किया अपने नाम के रूप में, और हिंदी की जो साहित्यिक रचनाएं उसमें अपना नाम प्रेमचंद लगा, लेकिन उनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। यानी इस कहानी संग्रह पर अंग्रेज सरकार ने उसमें रोक लगा दी थी। आजीविका यानी व्यवसाय के तौर पर जो भोजन की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको आजीविका कहा जाता है। कि आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई की फिल्म नगरी में भी समय बिताया, लेकिन वह उन्हें रास यानी पसंद नहीं आया। यद्यपि उनकी कई कृतियाँ यानी कई पुस्तकें पर यादगार फिल्में भी बनी। उन्होंने आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। यानी उनकी साहित्यिक रचनाओं के कारण उन्हें अनेक प्रकार की उपमाओं से उपमानित किया गया, जिन्हें कथा सम्राट भी कहा गया और उपन्यास सम्राट भी कहा गया। इन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना या पीड़ा और लांछन ही मिले या शर्म या लज्जा मिले। कहते हैं कि 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान यानी उसकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक या मानसरोवर शीर्षक नामक उनकी पुस्तिका का शीर्षक है, उनके अंतर्गत 8 खंडों में या 8 भागों में संकलित किया है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, शिवासदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प,
प्रतिज्ञा और एक मंगलसूत्र है जो अभी तक अपूर्ण था, क्योंकि उनकी मृत्यु उस दरमियान हो गई थी। तो ये था मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, उनके साथ साथ उनके द्वारा लिखित साहित्यिक पुस्तकें या उनके द्वारा लिखित साहित्यिक उपन्यास। इस परिचय के साथ साथ इन्होंने हमारी कक्षा 10 के अंतर्गत बड़े भाई साहब नामक एक कहानी का संकलन हमें दिया है। तो आइए इस पाठ को समझने से पूर्व इसकी विषय वस्तु को जानते हैं। तो पाठ का प्रवेश इस प्रकार है। यह पाठ पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक पाठ है, जिसके अंतर्गत दो भाइयों का आलेख किया गया है। एक उम्र में बड़ा है, एक उम्र में छोटा है। तो देखिए दोनों भाइयों का कार्य किस प्रकार रहता है, उसी को इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ बड़े भाई की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो भी इस पाठ के अंतर्गत बताने का प्रयास किया। तो कहा गया है कि जो बड़े भाई साहब पाठ है वो पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार की आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह या इच्छा अपने आप को परेशान करती रहती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल क्यों ना हो, फिर भी वह किस प्रकार से बड़प्पन के रास्ते यानी बड़ेपन होने के रास्ते पर निकल जाता है और वह अपने छोटे का आदर्श बनना चाहता है। तो आइए इस प्रकार अपने छोटे भाई को नसीहत देने का भी प्रयास इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें न टोकता, लेकिन इस बुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। तो देखिए यही बात इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया कि घर के अंतर्गत जब बड़ा हो तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। और कई बार भले वह उम्र में छोटा हो, लेकिन घर के सदस्य में यदि बड़ा है तो वह बड़े के रूप में किस प्रकार अपने आप को व्यवस्थित करना चाहता है, वो भी इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। लेखक ने इस पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं छोटे ही हैं, यानी उम्र तो उनकी छोटी ही है, लेकिन घर में उनसे एक छोटा भाई और है और उसी उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। तो देखिए इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने दो भाइयों का आपसी सामंजस्य से भी बताने का प्रयास किया। जैसा कि लेखक ने अपने घर के अंतर्गत कि बड़े भाई की क्या जिम्मेदारी बनती है, बड़ा भाई किस प्रकार से अपने घर के अंतर्गत कार्यों की पूर्ति करना चाहता है, और कई बार तो बड़े भाई साहब छोटों की तरह भी अपना या हम उम्र के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी परिस्थिति या अपने बड़प्पन होने के कारण वे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो उसका भी इस पाठ में जिक्र किया गया है। लेखक ने इस कहानी के अंतर्गत बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बालक अपनी
परिस्थितियों को अपने वश में करना चाहता है। उसी बात को लेकर लेखक ने एक बड़े भाई साहब कहानी को लिखने का प्रयास किया। तो आइए हम जानते हैं कि इस कहानी का क्या सार बनता है। इस कहानी के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें उन पर आधारित किया गया है। जैसे इस कहानी के अंतर्गत सबसे पहला कहते हैं कि कहानी पूरी मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के अंदर बड़े भाई साहब की नसीहतें भी बताई गई, छोटे भाई को किस प्रकार अपनी तरह बनाने का प्रयास किया है या उसे एक आदर्शवादी बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को अनेक प्रकार की सलाह भी देते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक का टाइम टेबल बनाने का जो तरीका है उसको भी यहाँ बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अपने समय के अनुसार हम अपने कार्य को प्रगति दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए इस पाठ के अंदर भाई साहब का फेल हो जाना और फिर से फेल हो जाना, ये बातों का भी यहाँ पर आलेख किया गया है। तो बहुत बढ़िया तरीके से भी लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि जब छोटे से बड़े भाई साहब अपनी उसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो किस प्रकार से उन पर मानसिक प्रभाव पड़ता है, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। आगे पाठ्यक्रम की मुश्किलें भी गिनाना है, यानी उन्होंने बड़े भाई साहब छोटे भाई को अनेक प्रकार की जो विषय वस्तु संबंधित समस्याएं हैं उनको भी इस पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ देखिए अंतिम पैरे के अंतर्गत जब बड़े भाई साहब छोटे भाइयों के साथ में सलाह मशविरा करते हुए जब पतंग लूटने का कार्य कर लेते हैं तो उस पतंग लूटते हुए जब भाई छोटे भाई पकड़े जाते हैं तो उनके साथ बड़े भाई साहब किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं उसका भी जिक्र इस कहानी के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए तजुर्बे का भी तर्क दिया गया है, यानी ज्ञान का जिसे कह सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ा व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित करता है और दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है, उसका भी इस कहानी में बताने का प्रयास किया। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और उसकी विषय वस्तुपूर्णतः समझने का प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब या मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे यानी 3 कक्षाएं आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम से तात्पर्य शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद से तात्पर्य प्राथमिक खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बन जाए। उससे तात्पर्य कि लेखक कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मेरी उम्र में सिर्फ 3 साल बड़े हैं, लेकिन उन्होंने कई बार तो एक ही कक्षा में अनेकों बार इम्तिहान देना पड़ा, इन्हें परीक्षा देना पड़ा, यानी अनेक बार उनको फेल होना पड़ा। तो उसका जिक्र भी यहाँ पर बताया गया है। तो उन्होंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बताने की स्थिति को बताने का प्रयास किया है। इसीलिए वो कहते हैं कि बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। इसी के आधार पर उन्होंने मजबूती को बताने का प्रयास किया है। लेखक कहते हैं मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबीयत से तात्पर्य डांट डपट और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी सालिनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं या उनके आदर करूं। वह स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, यानी पढ़ाई में बिल्कुल लगनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम,
1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, यानी ये शब्द उस पर उन्होंने लिख डाले। मैंने बहुत चेष्टा की, कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ कि इस पर क्या लिखा है। वह 9वीं जमात में थे, यानी वह 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझा मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। लेखक कहते हैं कि मेरा जी या मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, माने बहुत भारी भरकम समझ लेता। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछलता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या है। कहीं 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद कर रहे, कभी फाटक पर सवार और उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाते रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप, माने गुस्से भरा रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकली कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन यानी मेरा चुपचाप कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष माने क्रोध से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे, यानी आदर करे। यानी जब भी मैं खेलने के उपरांत वापस हॉस्टल की ओर लौटता तो भाई साहब मुझ पर गुस्सा करते, उसी शब्दों को यहाँ बताने का प्रयास किया। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा कि इस तरह से यदि तुम पढ़ते रहे अंग्रेजी भाषा तो तुम्हें किसी भी तरह से आपको एक भी अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल का नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, कहीं एरा गहरा नत्तू गहरा, यानी ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते या रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती और खून जलाना पड़ता, तब कहीं ये विदा आती है, कहीं ये शिक्षा आती है। और आती है क्या? हाँ, कहने को आ जाती हैं। बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने गोंगा माने जानवर जो निठल्ला से गए गोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ कि तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम तो यूँ ही खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े और सड़ते रहोगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ोगे। अगर मुझे इस पर उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई हुई धन दौलत से कहा गया कि रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब क्या था? अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी बातें कहते, ऐसे शुक्ति बाण माने तंस से कहते, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग इसे कहते हैं। शुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इसी तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मजबूर था, लेकिन उसकी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा।
चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, तो टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 के हिसाब और 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। ये था हमारा टाइम टेबल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना और 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम यानी आराम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना यानी तिरस्कार शुरू हो जाती। मैदानी व सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले आती। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तके किसी की याद न रखती और भाई साहब की नसीहत मैंने सलाह और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सका। फिर कहते हैं कि सालाना इम्तिहान हुआ, यानी वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में भी बढ़त आया। मेरी कक्षा में भी पहला स्थान प्राप्त कर लिया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया कि भाई साहब को आड़े हाथे लूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल यानी प्रथम स्थान भी हूँ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल की हमदर्दी हुई और उनके घाव पर भी नमक छिड़काने का विचार भी लज्जास्पद यानी शर्मनाक जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, यानी आपने कौन सा पास हो गए, या आपने कौन सा ऐसा कार्य किया है जो मेरे से श्रेष्ठ है। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल रहा। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक यानी भय मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में भी अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ाई होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश दिया, या यही पढ़ गए। महज इम्तिहान यानी परीक्षा पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ बुद्धि का विकास है, यानी केवल पास होने से ही अपना विकास नहीं होता। वे कहते हैं बुद्धि का विकास भी अति आवश्यक है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी
महीप, महीप से तात्पर्य राजा, उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उनका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, घमंड न करे, इतराए नहीं, अपने आप पर गर्व न करे, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। यानी जिस व्यक्ति ने अपने आप पर गर्व कर लिया, घमंड कर लिया, तो वो दुनिया से ऐसे ही चला जाए। ये भाई साहब ने सारी नसीहतें दी। शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा। ये नसीहतें जो भाई साहब के द्वारा अपने छोटे भाई को बताई जा रही है। उसे ये अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि सड़क से नरक में ढकेल दिया गया। शायरों ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो कभी केवल एक दर्जा पास किया, माने एक कक्षा पास की है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके हैं। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लगे, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सबल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सबल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। लेखक कहते हैं कि मेरे फेल होने पर, लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब की तरफ से कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे से आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री यानी पार्टी की विषय वस्तु है कि लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और शब्द नंबर गायब, यानी उत्तर गलत माना जाए। चपाचट सिफर भी न मिलेगा और सिफर भी नहीं हो। किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता, आंधी रोग हो जाता। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक भी नाम के पीछे दोयम, सोयम, सारोम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो तो 10 लाख नाम बता देता। कहते हैं कि और ज्योमेट्री में तो बस खुदा की पनाहें। अब ज की जगह अब अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमकिनों को से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई, दाल भात रोटी खाई, इसमें क्या फ़र्क है? यानी दोनों शब्दों का अंतर तो एक ही है। मगर इस परीक्षकों को क्या परवाह? वो तो यही देखते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है, चाहे कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, और आखिर इस बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लम गिरा दो तो आधा लम से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन या दुगुना ही या चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में तो पास होना है, तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। लेखक कहते कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोलो और कलम हाथ से लिख उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य से कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहूँगा या कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका एक दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस ठूस कर दिया जाता है। हम चाहते हैं कि आदमी जो कुछ कहता है वो चटपट कर दे और अपनी पर आ चले। लेकिन कहते हैं स्कूल का समय निकट था।
नहीं, ईश्वर जाने पर यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो जाता है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उससे मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, वही यही ताजु है। लेकिन इससे तिरस्कार भी पुस्तकें में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अब देखिए, ये तीसरा इसका खंड है कहानी का। कहते हैं कि फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ लोग संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर जो जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, मुझे खुद अचंभा हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द रटा, लेकिन वो 10 बजे रात तक पढ़ते रहते, 4 बजे सुबह उठते और 6 साढ़े बजे तक सारा का सारा स्कूल के कार्यक्रम करते रहते। इतना पढ़ाई करने के उपरांत भी भाई साहब कैसे फेल हो गए मुझे पता नहीं, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती। नतीजा सुनाया तो वह रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले, जो होना था वो तो होगा। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर है, यानी भाई साहब 2 बार फेल हो चुके थे, इसलिए 3 दर्जे पहले आगे थे। अब 2 साल पहले होने के उपरांत उनका 1 साल माने 1 कक्षा ही आगे रह गए। इसलिए कहते हैं मेरे और भाई साहब के बीच में 1 कक्षा का ही अंतर या 1 दर्जे का ही अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कई भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत न कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर मुझे मेरे हित के विचार से ही तो